Hello all, I am Shruti and we will be starting chapter number 14 of history, that is the nationalist movement from 1870 to 1947। अब इस चैप्टर में हम पूरी तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में जानेंगे जो कि टाइम पीरियड वाज 1870 टू 1947 फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। Let us talk about the introduction of the chapter. As you all know, the rule of East India Company ended on November 1, 1858. After the revolt of 1857, the East India Company rule ended and the British Queen adopted the title of Queen of India. The British government took over the reins of India under Queen Victoria. At that time, Queen Victoria was the Queen of Britain and she took over the reins of India in 1858. The people of India were not given any share in the administration. अब क्वीन विक्टोरिया का रूल में भी ऐसा नहीं था कि हमारे इंडियंस को बहुत सारे पोस्ट हाई पोस्ट मिल गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कोई ख़ास शेयर नहीं था, इसलिए जो लोग थे इंडिया के उनके अंदर रिसेंटमेंट आ गई थी। रिसेंटमेंट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति गुस्सा थे। द रिजल्टेड रिसेंटमेंट टुक द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और यही रिसेंटमेंट जो है आगे चलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट का रूप ले गई। तो मतलब जो लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उसी की वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट हुई। Many political associations were formed in several parts of India. For example, Indian Association Calcutta in 1876 by Surendranath Banerjee, Bombay Association in 1852 etc. बहुत सारी political associations जो हैं against the British government form हुई अलग अलग parts में। जैसे Indian Association जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कैलकाटा में स्थापित की जो कि 1876 में स्थापित हुई। उसके अलावा बॉम्बे एसोसिएशन फॉर्म हुई और भी बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन ये जो एसोसिएशंस थी वो किस सीमित एरियाज़ तक ही लिमिट हो गई थी इनकी पावर्स। तो एक और मोड़ आया नेशनलिस्ट मूवमेंट में, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था। INC, दैट इज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट Indian National Congress. INC was formed in December 1885 by A.O. Hume, a retired British official. कुछ ब्रिटिश भी थे जो कि ये मानते थे कि इंडियंस के साथ खराब व्यवहार हुआ है और उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इसलिए कुछ ब्रिटिशर्स ने भी इंडियंस का साथ दिया। इसी में एक व्यक्ति थे A.O. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे और रिटायर हो चुके थे। उन्होंने दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की। सपोर्टेड बाय 72 एजुकेटेड इंडियंस फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स। उनके साथ करीबन 72 एजुकेटेड इंडियंस थे जो कि अलग अलग रिलीजन्स से थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में उनका साथ दे रहे थे। फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन बॉम्बे अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ WC बनर्जी। अब INC की पहली जो मीटिंग थी वो बॉम्बे में हुई और उसके प्रेसिडेंटशिप यानी उसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम इम्पॉर्टेंट पार्टी ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी अब एक इम्पॉर्टेंट पार्टी बन गई थी जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रही थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी दो ग्रुप्स बन गए थे, मॉडरेट्स और रेडिकल्स। मॉडरेट्स वो लोग थे जो कि पूरी तरह से ब्रिटिशर्स में विश्वास रखते थे। उनको ऐसा लगता था
कि अगर हम डिमांड्स करेंगे ब्रिटिश से तो शायद हमारी डिमांड्स जो हैं पास हो जाएंगी, मान ली जाएंगी। तो चलिए मॉडरेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर नोन एज मॉडरेट्स। फ्रॉम 1885 टू 1905 द लीडर्स ऑफ INC was known as moderates. They had complete faith in the British. उनको ब्रिटिशर्स पर पूरा विश्वास था। अडॉप्टेड मॉडरेट वेज टू अचीव देयर गोल्स। अब उन्होंने बहुत ही सरल तरीके अपनाए जिससे कि वो अपने गोल्स को प्राप्त कर सकें, अपने एम्स को प्राप्त कर सकें। देयर मेन लीडर्स वर गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी एट्सेट्रा। ये कुछ मेन लीडर्स थे जो कि मॉडरेट लीडर्स कहलाते थे। इनको पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट में विश्वास था। अब इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी ब्रिटिशर्स के लिए कि जिसकी वजह से शायद इंडियंस को फ्रीडम मिल जाती। तो ये देखिए क्या डिमांड्स थी। दे वांटेड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी उनका मानना था कि इंडिया में भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हो, कि गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडियंस को भी हक मिले। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस। पहले स्टेट्स को प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था, प्रांत कहा जाता था इनको हिंदी में। तो उनकी डिमांड थी कि हर प्रोविंस में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, एक विधान सभा हो। रिक्रूट इंडियंस टू हाई पोस्ट। अब वो चाहते थे कि इंडियंस को भी हाई पोस्ट मिले ब्रिटिश गवर्नमेंट में। दे वांटेड टू होल्ड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स इन इंडिया। तो पहले जो है ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो है वो ब्रिटेन इंग्लैंड में होती थी। तो मॉडरेट्स का मानना था कि ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है वो इंडिया में भी ऑर्गेनाइज़ कराई जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ग्रोथ ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़। तो वो ये चाहते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा मिले जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हो। एंड दे ऑल्सो वांटेड टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। जो इंडियन रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो इंडियन रिसोर्सेज थी ब्रिटेन में जा रही थी, जिससे कि ब्रिटिश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो भी ये भी चाहते थे कि इन सब चीज़ों की कम फ्लडिंग हो, यानी जो ब्रिटेन में चीज़ें जा रही हैं वो कम जाएं और इंडियन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। तो ये तो मॉडरेट्स की डिमांड्स थी। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जो कि ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमारी डिमांड्स नहीं मानेंगे, और तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दो ग्रुप्स में बट गई। द सेकेंड ग्रुप वॉज नोन एज रेडिकल्स। तो रेडिकल्स जो थे वो ऐसा मानते थे कि ब्रिटिशर्स से आप आराम से अगर कोई भी डिमांड करेंगे तो वो नहीं मानेंगे। तो देखिए, अ famine occurred in 1900s in which hundreds of people were killed, but the British did not help the poor Indians. एक सूखा पड़ा जबकि बहुत ज़्यादा लोगों को खाने की परेशानी हो गई। 1900 में ये फेमीन हुआ जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इन इंडियंस की कोई हेल्प नहीं की। दे सफ़र्ड अ लॉट। इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। सम इंडियंस रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश एज रेडिकल्स। अब जब ब्रिटिशर्स ने कोई हेल्प नहीं की तब कुछ इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ खड़े हुए और उनको कहा जाता है रेडिकल्स। दे बिलीव्ड इन प्रोटेस्ट, हड़ताल्स एंड स्ट्राइक्स, स्लोगन्स। वो हमेशा ये सोचते थे जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे, नारेबाजी करेंगे, तभी आपकी डिमांड्स पर ध्यान दिया जाएगा। मॉडरेट्स को नरमपंथी दल के नाम से जाना गया और रेडिकल्स को गरमपंथी दल के नाम से जाना गया। देयर मेन लीडर्स वर, रेडिकल्स के जो मेन लीडर्स थे वो थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ये मेन लीडर्स थे जो कि रेडिकल ग्रुप के थे। अब इन्होंने भी कुछ डिमांड्स की ब्रिटिशर्स से। देखिए क्या थी। लव फॉर स्वदेशी गुड्स। स्वदेशी गुड्स जो है भारत में बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। पार्टिसिपेशन इन मास रैलीज टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। अब
जो रैलीज़ हो रही थी बहुत ही बड़े पैमाने पर, उन पर सब इंडियन से गुजारिश की गई, ऐसा उन्होंने जोर दिया कि इन रैलीज़ में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट हो सके, बहिष्कार हो सके। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज का भी, जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो इंडियन ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो अपनी गवर्नमेंट सर्विस का बॉयकॉट करें। स्कूल्स और कॉलेजेस का भी स्टूडेंट्स बॉयकॉट करें, ये भी उनकी डिमांड थी। सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश रूल में क्या होता था कि कुछ टाइटल्स दे दिए जाते थे इंडियंस को ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो रेडिकल्स ये मानते थे कि ये जो टाइटल्स हैं वो भी वापस कर दिए जाएं, इंडियंस जो हैं ये टाइटल्स भी वापस कर दें। So guys, this was the introduction of chapter number 14, the nationalist movement. In our next video, we will discuss the main events in the nationalist movement. Till then, bye bye.